बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर सबसे पहले हम जो है वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि हमारे को जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाले हैं। एंड हम ये समझ लेते हैं कि लेक्चर का फ्लो क्या रहने वाला है। हम जो है वो सबसे पहले ये सीखेंगे कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है एंड उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होती है। देन हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, कितने टाइप के स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं, जो 4 टाइप के स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं वो हम सीखेंगे। उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस जो है वो क्या होता है। एंड फाइनली जो है वो हम ये सीखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस का मतलब क्या होता है। तो ये जो है वो पर्टिकुलर जो है वो क्या रहने वाला है, फ्लो जो है वो रहने वाला है हमारे लेक्चर का। एंड ये ही जो है वो क्या रहने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रहने वाले हैं, जहाँ पर हम जो है वो इन सभी चीज़ों का मतलब जो है वो सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स का। बिफोर स्टार्टिंग जो है वो कि ये इंडेक्स जो है वो अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ, इंडेक्स जो होता है ना वो एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर होता है जो कि क्या मेजर करता है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं ना, हलचल वगैरह हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जर्नल या फिर पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, इंडेक्स हमारे को वो रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। तो इंडेक्स हमारे को बताएगा कि कोई भी चेंजेस अगर इकोनॉमी के अंदर हो रहे हैं, जर्नल और इन पर्टिकुलर एरियाज, वो कौन, उसका इंडिकेटर किसे कहा जाता है, इंडेक्स को जो है वो उसका इंडिकेटर जो है वो बोला जाता है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं तो इंडेक्स जो है वो क्या है, वो सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो यूज है। पोर्टफोलियो का मतलब है एक इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ नहीं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ जहाँ पर जो है वो लगी हुई हैं, जहाँ पर एक पर्सन ने जो है पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है, ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर, जो कि मतलब या तो जो है वो आप ये कह लो कि जो है वो इंडेक्स जो है वो क्या बताएगा कि बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि निफ्टी और सेंसेक्स पर ट्रेड हो रही हैं, और जो कि रिप्रेजेंट करेगी, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगी, पर्टिकुलर मार्केट को ये रिप्रेजेंट करेगी या फिर एक पर्टिकुलर या फिर एक पोर्शन ऑफ मार्केट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स होता है ना, यहाँ पर जैसे निफ्टी है या फिर सेंसेक्स वगैरह है, यहाँ पर अ, कुछ टॉप कंपनीज का ही जो है वो डाटा लिस्टेड करके जो है वो एवरेज बेसिस पर जो है वो बताया जाता है एक फिगर की, जो है वो ये निफ्टी बढ़ रही है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, ये करके मतलब ये पूरी की पूरी सारी की सारी इकोनॉमिक्स, रामलाल, श्यामलाल, ऐसी जो कंपनीज हैं, इनका जो है वो वहाँ पर आपको डाटा नहीं मिलेगा। रामलाल वाली है, श्यामलाल है, इनके इनका डाटा नहीं मिलेगा कि जो है वो इनके डाटा से वो जो है वो जो फिगर आ रही होगी वो एवरेज करके जो है वो जो फाइनल फिगर जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि जो है वो निफ्टी इतना गया ऊपर, सेंसेक्स इतना गया ऊपर। उसके अंदर जो है वो टॉप कंपनीज का डाटा जो है वो कंसीडर करके जो है वो फिगर पर अराइव करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है सिक्योरिटीज़ का। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पर, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ का क्या है मतलब, बहुत सारी इन द सेंस, बहुत सारी का मतलब ये है कि कुछ टॉप 25 या 30 कंपनीज का जो है वो डाटा जो है वो होता है। तो उसके बेसिस पर जो है वो क्या करा जाता है, इंडेक्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। इंडेक्स जो है वो क्या है, पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पर्टिकुलर मार्केट या फिर जो है वो पोर्शन ऑफ मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये जो है पूरी की पूरी मार्केट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जो इंडेक्स होता है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड हर जो इंडेक्स होता है उसके खुद मतलब हर इंडेक्स जो भी है उसका अपना मेथोडोलॉजी होती है कैलकुलेशन वगैरह की। एंड यूजुअली वो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सप्रेस करा जाता है कि कितना जो है वो चेंज है हमारी बेस वैल्यू से, हम कितना जो है वो चेंज हो रहा है। हम जो है वो नीचे क्या रखेंगे, कहाँ से हम जो है वो कहाँ पर अभी हम हैं, एंड ऊपर क्या रखेंगे कि कितना जो है वो परसेंटेज चेंज हुआ है, तो हमारी परसेंटेज जो है वो चेंज निकल जाएगा। तो हर जो इंडेक्स होता है, चाहे वो वेदर आप निफ्टी कह लो, आप जो है वो वेदर सेंसेक्स जो है वो कह लो, हर के अंदर जो है वो अपना मेथोडोलॉजी है कैलकुलेशन की। एंड ये यूजुअली क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी बेस वैल्यू से हम जो है वो कितना जो है वो चेंज हो रहे हैं। और जो बेस वैल्यू होती है वो जो है वो क्या जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है, वो जो है वो रीसेंट होगी एज अ प्रीवियस डे और मैनी ईयर्स इन द पास्ट। तो जो बेस वैल्यू है, अब सवाल उठता है कि बेस वैल्यू कौन सी होगी। बेस वैल्यू जो है वो प्रीवियस डे की जो है वो भी हो सकती है, या फिर जो है वो कोई भी मैनी ईयर्स जो पास्ट के अंदर जो गए हैं
उनमें से भी जो है वो बेस वैल्यू जो है वो हो सकती है कि बेस वैल्यू कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह जो है वो स्टार्ट हुआ निफ्टी या फिर सेंसेक्स वगैरह, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, या तो वो प्रीवियस डे से स्टार्ट हो सकता है। बेस वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट माइट बी रीसेंट एज अ प्रीवियस डे, या फिर जो है वो बहुत सारे ईयर्स जो भी हैं वो पास्ट के अंदर, वो भी इंडिकेटर बन सकता है बेस वैल्यू का। तो आपको जो है वो ये सारी बातें समझकर एक बात तो समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज चेंज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये एक्चुअली बताना कि एक्चुअली में जो है वो कितना चेंज है। परसेंटेज के अंदर बताना जो है वो ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि देखो क्या बेस था एंड क्या चेंज हुआ, वो जो है वो आप उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे ना। आप ये क्यों जो है वो इंटरेस्टेड होंगे कि जो है वो 15,000 जो है वो हो गया, 15,000 हो गया और मान लो सुबह जो है वो 12,000 था, ठीक है। तो आपको तो ये देखना है ना 3,000 का बड़ा डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू में 100, मतलब परसेंटेज चेंज जो है वो ये बताओ ना हमारे को, परसेंटेज चेंज जो है वो कितना है। तो जो परसेंटेज चेंज होता है वो हमेशा अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, और ये अच्छी पिक्चर जो है वो शो करता है कि आपको एक एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो दे दी जाए। अगर आपको एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो दे दी जाएगी ना, आप कभी भी नहीं ये पता लगा पाओगे कि जो है वो चेंज कितना है। आप एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू का करोगे क्या जब तक आपको जो है परसेंटेज चेंज नहीं पता होगा। तो परसेंटेज चेंज आप सुन के भी लग रहा होगा हम जो है परसेंटेज चेंज निकालेंगे। देखो अगर आपको मैं जो है सिंपल से सिंपल बात बताऊं, अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है, अगर मैं जो है वो आपको बोलूं कि पहले आपके जो है वो आपके पहले मान लो मार्क्स आते थे 60 एंड अब आते हैं 80, तो आप जो है वो ये देखकर खुश नहीं हो सकते कि आपके 80 आ गए। आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि आपका मार्क्स के अंदर जो है कितना जो है वो चेंज आ रहा है, 20 का इंक्रीज आ रहा है। 20 डिवाइडेड बाय पहले कितनी बेस वैल्यू थी 60 इंटू में 100, मतलब परसेंटेज चेंज जो है वो हम कंसिडर हमेशा जो है ज़्यादा सूटेबल रहता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस हमारे को इसके बाद में एक बात और सीखने के लिए मिलती है, जो फाइनेंशियल इंडाइसेस होते हैं वो किस लिए क्रिएट करे जाते हैं, ताकि फाइनेंशियल इंडाइसेस को जो है वो क्रिएट इसीलिए करा जाता है ताकि हम प्राइस मूवमेंट्स को जो है वो मेजर कर पाएँ। किस किस की प्राइस मूवमेंट को जो है वो मेजर कर पाएँ, स्टॉक की, बॉन्ड्स की, टेबल्स की, और बाकी जो अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उनकी मूवमेंट को मेजर करने के लिए फाइनेंशियल इंडाइसेस जो है वो क्रिएट करे जाते हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि कितनी जो है वो चेंज हो रहा है स्टॉक के अंदर, कितना चेंज हो रहा है बॉन्ड के अंदर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टॉक इंडेक्स जो है वो क्यों क्रिएट करा जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको स्टॉक इंडेक्स जो है वो क्यों क्रिएट करा जाता है। मान लो आप एक मार्केट पार्टिसिपेंट हो, आप मार्केट में जो है वो क्या करते हो, सिक्योरिटीज़ वगैरह में जो है वो ट्रेड वगैरह करते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए कि जो है वो एवरेज शेयर प्राइस का मूवमेंट कितना हो रहा है मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट के अंदर वो कितना बढ़ रहा है, कितना जो है वो कम हो रहा है। आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अगर आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जो है वो कैसे जो है वो ये पता लगा पाओगे कि जो है वो सब कुछ मतलब सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आपके पास में ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये काम कौन करता है, स्टॉक इंडेक्स जो है वो करता है। स्टॉक इंडेक्स जो है वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, वेदर वो जो है बायर है वेदर वो सेलर है, कि जो है वो उन अगर मैं जो है वो मतलब ऑप्शंस वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो आप जो है वो ये देखो कि हर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एवरेज जो शेयर प्राइस है, जो कि मतलब सारी की सारी जितनी कंपनी जो है वो उन्होंने जो है वो बनाया हुआ है 25-30, उनका जो है वो एवरेज करके जो बनाया जाएगा, उसका जो एवरेज प्राइस आया उसके अंदर मूवमेंट जो है वो कितना जो है वो हमारे को शो हो रहा है, वो हमारे को कौन बताता है, वो हमारे को स्टॉक इंडेक्स बताता है। सो यहाँ पर हमारा ये जो इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स वाला जो है वो कॉन्सेप्ट था वो हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ये सीखते हैं सिग्निफिकेंस जो है वो सीखते हैं, इंडेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्टॉक इंडेक्स जो है वो क्या बताएगा, स्टॉक इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर होगा जो हमारे को बताएगा परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल मार्केट की जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, या फिर जो है ओवरऑल मार्केट की या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर जो है वो कौन होता है, स्टॉक इंडेक्स जो है वो होता है। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा अगला पॉइंट जो है वो ये हमारे को एक बेंचमार्क शो करता है कि जो पोर्टफोलियोज है ना, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का बेंचमार्क शो करता है कि इतना जो है वो होना चाहिए। मतलब बेंचमार्क का मतलब आप ये समझ के देख लो, जैसे हम जो है वो ये नहीं सोच के चलते कि बेंचमार्क इतना होना चाहिए, तो वो बेंचमार्क शो करता है। उम, चाहे वो मैनेज पोर्टफोलियो, चाहे वो बिलोंग कर रहे हैं इधर इंडिविजुअल को या फिर म्यूचुअल फंड को,
तो जो स्टॉक इंडेक्स होता है वो यूज़ करा जाता है एज अ मेजर कि हम जो है वो परफॉर्मेंस को क्या कर पाएँ, इवेलुएट कर पाएँ। तो कौन जो है वो मदद करता है इन चीज़ों के लिए, स्टॉक इंडेक्स जो है वो मदद करता है, वो मेजर करता है परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में। हमारे को कौन मदद करता है, स्टॉक इंडेक्स जो है वो मदद करता है, स्टॉक इंडेक्स हमारे को मदद करता है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी जो है वो डील कर ली है, अब हमारे को थर्ड पॉइंट पर जाना है। देखो, अगर मैं मान लो डेरिवेटिव की बात करूं, डेरिवेटिव के लिए जो है वो ये यूज़ करा जाता है एज एन अंडरलाइन की फाइनेंशियल एप्लीकेशन आप तभी कर पाओगे जब आपको जो है वो ये पता होगा प्राइस मूवमेंट्स वगैरह के बारे में। जो बहुत, जैसे अगर आप ओवर द काउंटर मार्केट की मैं बात करूं कि जो है वो हम जो है फ़ोन पे बैठे बैठे या घर पर कहीं पर भी बैठ के उसे ही ओटीसी मार्केट जो है वो बोलते हैं। तो हमने ओटीसी मार्केट का मतलब सीख लिया। तो इसके बाद में जो है वो कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो ओटीसी मार्केट के अंदर होते हैं और जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स में होते हैं, वो जो हैं वो किसके ऊपर बेस होते हैं कि क्या इंडाइस चल रहा है उस अंडरलाइंग एसेट का। रिलायंस का शेयर किस प्राइस पर चल रहा है, इन्फोसिस का प्राइस जो है वो किस शेयर, किस मतलब किस, क्या क्या चल रहा है उसका प्राइस। तो ये सारा का सारा जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये अंडरलाइंग एसेट के पर बेस्ड होता है। और उसके लिए जो है वो हमारे को कौन मदद करता है, हमारे को इंडेक्स जो है वो मदद करता है। इसके बाद में हमारा ये सिग्निफिकेंस जो है वो हमने इंडेक्स की सिग्निफिकेंस जो है वो सीख ली कि ये हमारे को ओवरऑल मार्केट की जो है वो क्या करता है, ये इंडिकेटर होता है उसका, या फिर जो है वो आप कह लो कि पर्टिकुलर सेक्टर की जो है वो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या तो ये जो है वो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये एक अंडरलाइन की तरह जो है वो यूज़ करता है डेरिवेटिव्स के लिए। मैंने आपको डेरिवेटिव्स के अंदर समझाया भी था कि जो है वो डेरिवेटिव्स के अंदर अंडरलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अंडरलाइन जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है, कहाँ से हमारे को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंडेक्स के थ्रू जो है वो मिलेगी। अब इसके बाद हमारे को अगला कॉन्सेप्ट सीखना है, टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। इंडाइसेस जो हैं वो इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन और कॉन्स्टिट्यूट करे जाते हैं बहुत सारे वेज के अंदर। एंड डिपेंडिंग अपॉन जो है वो उसकी मेथोडोलॉजीज वगैरह क्या हैं, हमने इंडाइसेस को जो है वो क्लासिफाइड करा है, जो मैं बताऊंगा वैसे। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हमने जो है वो क्या करा है, हमने स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करा है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स आ जाता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स आ जाता है। थर्ड आ जाता है हमारे पास में प्राइस वेटेड इंडेक्स। एंड फोर्थ आ जाता है हमारे पास में इक्वल वेटेड इंडेक्स। सबसे पहले हम जो है वो ये सीख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो वेटेड इंडेक्स जो है वो क्या होता है। जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं, इस कैलकुलेशन के अंदर हर जो स्टॉक होगा उसको हम जो है वो उसको एक वेट देंगे, और वो वेट जो है किसके जो है वो किसके हिसाब से दिया जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है वो हम उसको वेट देंगे। तो जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट का उसका उतना ही जो है वो वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, मार्केट के अंदर जो है वो उसका कैप जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो उसका क्या होगा, वेट भी ज़्यादा होगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है। एंड मार्केट वैल्यू जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो मार्केट वैल्यू है, आप ये सोचो टोटल मार्केट वैल्यू है। टोटल मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, अगर मैं उसे एमपीएस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो करंट मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं मार्केट प्राइस जो है शेयर का, जो है करंट मार्केट प्राइस है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर से। देखो मार्केट प्राइस शेयर जो है पर शेयर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शेयर की वैल्यू। एंड अगर मैं उसे पूरे जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग है, अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यार कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू ही तो निकलेगी, क्योंकि पर शेयर को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है। जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल के जो है वो लेके चलता हूँ। मान लो एक एबीसी कंपनी है, उसके कितने शेयर्स हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर क्लैरिटी। मान लो हमारे पास में एक एबीसी कंपनी है, उसके अंदर हमारे पास में मान के चलो 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है,
इतने शेयर जो है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। एंड एक शेयर का जो प्राइस है 120 है। तो आप एक बात बताओ, ये क्या है, ये जो शेयर प्राइस है ये क्या है, एक शेयर का प्राइस कितना है? वेट अ सेकेंड। सो ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक शेयर का प्राइस जो है वो कितना है। अगर हमारे को जो है वो क्या निकालना है, अगर हमारे को मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है अगर मुझे कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी है कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एमपीएस को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है, तो एमपीएस जो है वो कितना था 120, एंड मेरे पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 5 करोड़। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप कैलकुलेटर से भी जो है वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में आंसर आएगा 6। तो 600 करोड़ जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में, उस कंपनी की हमारे को मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल गई कि कितनी है, 600 करोड़ है। सबसे पहले मैं आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स वाला जो है वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। उसके 4 टाइप थे ना। सबसे पहले मैं जो है वो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने जो है वो पहुँच गए। अब मैं जो है वो एक काम करता हूँ, आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाता हूँ, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स का है। मान लो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक्स हैं, ठीक है। इंडेक्स है और इंडेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, 5 स्टॉक्स हैं। और उसके अंदर हमारी बेस वैल्यू जो है वो इंडेक्स की कितनी है, मान के चलो इंडेक्स की बेस वैल्यू है 100। एंड वो जो स्टार्टिंग डेट क्या है, मान के चलो 1 जनवरी 1995 है। और हमारे को जो है वो कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू, जो है वो आज उस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारे को वो कैलकुलेट करनी है। तो उस इंडेक्स पर 5 स्टॉक ट्रेड होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो इंडेक्स है वो कितने का इंडिकेटर है, 5 स्टॉक्स का इंडिकेटर है। उस इंडेक्स की बेस वैल्यू जो है वो क्या थी, वो 100 रुपये थी, 100 है, 100 रुपये तो नहीं 100 है। एंड जो है वो क्या है, वो स्टार्टिंग डेट जो है वो क्या है 1 जनवरी 1995 है। हमारे को प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो हम जो है वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है हमारे को, और हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। स्टॉक नेम्स जो है वो दिए हुए हैं। वेट अ सेकेंड। स्टॉक इंडेक्स, जो स्टॉक का नाम दिया हुआ है AZ BY CX DWEU। ये हमारे को जो है स्टॉक का क्या दिया हुआ है, स्टॉक नेम दिया हुआ है। एंड मान लो स्टॉक का प्राइस जो है वो कितना दिया हुआ है, स्टॉक का प्राइस जो है 1 जनवरी 1995, जो कि जहाँ से हमारी जो है वो क्या थी, स्टार्टिंग डेट थी, वहाँ पर प्राइस कितना दिया हुआ था, 150, 300, 450, 100 और 250 दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या है, लैक्स में है, 12 16 30 एंड 8। एंड अगर मैं बात करूं कि अभी जो है वो क्या स्टॉक प्राइस जो है वो चल रहा है, 650, 450, 600, 350 एंड 500, ठीक है। अब हमारे को जो है वो क्या कैलकुलेट करनी है, हमारे को प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंडेक्स की जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब हम जो है वो इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास में ये जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। करना है, जो मैंने अभी जो है वो आप डाटा लिखवाया था वो आप एक पेज पे लिख लेना। अब हम जो है वो कैलकुलेट करना चालू करते हैं। हमारा जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स की जो है वो कैलकुलेट करना चलते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास में ओल्ड प्राइस जो है वो कितना दे रखा है था, ओल्ड प्राइस 150, 300, 450, 100 और 250। यहाँ पर ओल्ड प्राइस का मतलब क्या है कि जो स्टॉक का प्राइस जो 1 जनवरी 1995 को था। इसके बाद में हम जो है वो ये लिख लेते हैं शेयर्स जो है वो कितने थे इन लैक्स, 20, 12, 16, 38। अभी तो हम सारी की सारी गिवन इन्फॉर्मेशन ही लिख रहे हैं, अभी हमने कुछ नया नहीं लिखा है। ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कितनी है इन लैक्स,
ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कैसे निकाली जाएगी, अगर हम जो है वो ओल्ड प्राइस को जो है वो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो निकल जाएगी 3000, 3600, 7200। अगर मैं 450 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3000, एंड 250 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 2000। एंड अगर मैं इन सारी चीज़ों को टोटल कर दूंगा तो मेरे पास टोटल ओल्ड मार्केट कैप आ जाएगी। अगर मैं जो है वो बात करूँ, मेरे को ओल्ड वैल्यू जो है वो देखनी है पोर्टफोलियो की, तो ओल्ड वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाएगी, प्राइस को जो है वो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो वेटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी जो है वो क्या आ जाएगी, ओल्ड जो है वो वैल्यू आ जाएगी पोर्टफोलियो की। उससे पहले मेरे को जो है वो क्या चाहिए होगा, ओल्ड वेट्स भी तो निकालने पड़ेंगे। वेटेज जो है वो मल्टीप्लाई करनी है तो हमारे को ओल्ड वेट पहले निकालने पड़ेंगे। वेट जो है वो आप निकाल लो। देखो वेट जो है वो कैसे निकाले जाएंगे, हमारी ओल्ड जो है वो मार्केट कैप कितने की थी, 3000 की, एंड टोटल जो है वो मार्केट कैप कितने की थी, 18800 की। ठीक है, वेट अ सेकेंड, 3000 डिवाइडेड बाय 18800, मतलब ये कितना हो गया, 0.159, मतलब राउंड ऑफ कर दिया जाए तो 0.16। एक और कैलकुलेट, 3600 18800 तो कितना हो गया, 0.19, क्योंकि यहाँ पर तो अगला वन है तो राउंड ऑफ हायर में हुआ नहीं। 7200 18800 मतलब 0.38 हो गया। 3000 डिवाइडेड बाई 18800 0.16। आप ये समझो 2000 डिवाइडेड बाई 18800 तो 0.11। अब इसके बाद में हम जो है वो क्या करेंगे, हम ओल्ड वैल्यू जो है वो देख लेते हैं पोर्टफोलियो की, ओल्ड वैल्यू जो है वो कितनी है। अभी हम जो है वो मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा था। अब हमारे को देखना है ओल्ड वैल्यू जो है वो देखनी है पोर्टफोलियो की। वो हम कैसे देख सकते हैं, अगर मैं जो है वो प्राइस को उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ओल्ड वैल्यू जो है वो मिल जाएगी पोर्टफोलियो की। हाँ मिल जाएगी, मतलब क्या प्राइस चल रहे थे, ठीक है, क्या प्राइस था 1 जनवरी 1995 को, एंड अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके अंदर हमने कितना परसेंटेज वेट लगाया हुआ है, तो मेरे को पता चल जाएगा ना पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो का मतलब है जैसे आपने जो है वो किसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हो, बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो पता चल जाएगा आपने उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर आपका जो है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक वगैरह के अंदर आपका जो है वो वैल्यू कितनी है वो हम निकाल रहे हैं। तो वो हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेज से तो निकल जाएगा। तो एक काम करो, हमारे पास में प्राइस जो है वो कितना था, हमारे पास में जो है प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना वेटेज से, सो हमारे पास में ओल्ड प्राइस कितना है 150। 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे जो वेट कितना निकला है 0.16 से, तो मतलब मेरा आ जाएगा, एक बार मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, 150 इंटू में 0.16। वैसे तो यहाँ पर जो वेट आ रहा था 3000 डिवाइडेड बाई 18800 आ रहा था ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो 23.94, 23.94 ऐसे ही ये आ जाएगा 57.45, 172.34, 15.96, 26.60, एंड टोटल जो है वो आ जाएगा 296.28। अगर मैं जो है वो न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, सबसे पहले न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए मुझे न्यू प्राइस जो है पता होना चाहिए। न्यू प्राइस का मतलब क्या होता है, आज जो है वो उसका प्राइस क्या चल रहा है उन स्टॉक का, 650 चल रहा है मार्केट में, 450 चल रहा है, 600, 350, 500। एंड अब मैं जो है वो क्या न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है निकाल सकता हूँ, हाँ मैं न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकता हूँ। अगर मैं न्यू प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। न्यू प्राइस कितना था 650, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास शेयर्स 20 तो मतलब 13,000, 5400, 9600, 10,500 एंड 4000। तो टोटल मेरे पास जो है वो न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कितनी हो जाएगी 52,500। एंड न्यू वेट्स जो है वो निकाले जा सकते हैं, हाँ न्यू वेट्स जो है वो निकाले जा सकते हैं। न्यू वेट्स कैसे निकालेंगे, 13,000 था इसमें एंड डिवाइड बाई 42,500 तो 0.31, 0.13, 0.23, 0.25, 0.09 एंड 1। ठीक है, और न्यू वैल्यू जो है वो मैं पोर्टफोलियो की निकाल सकता हूँ। अब तो आप जो है वो इजीली समझ गए होंगे न्यू वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की कैसे निकाली जाएगी। अगर मैं प्राइस को वेटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और प्राइस जो है वो कौन सा लोगे, प्राइस तो अब आप न्यू वाला लोगे जो न्यू प्राइस है, जो कि मतलब आज का प्राइस है। अगर मैं जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर दूं कि उसकी वेट क्या है, कितना वेटेज जो है वो लगाया हुआ है, तो मैं पोर्टफोलियो तक अराइव कर सकता हूँ। देखो पोर्टफोलियो तक अराइव करने के लिए ना आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको वेट्स पता होंगे
तो आप इजीली जो है वो आप वेटेज जो है वो देख सकते हो कि आपने उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करा हुआ है। तो 650 इंटू में 0.31, बेटा सेकेंड, हमारा 13,000 डिवाइड बाय 42,500 इसमें था, इंटू में मैं अगर कर देता हूँ 650 से तो 198.82, ऐसी 57.18, 135.53, 86.47 एंड 47.06 एंड ये टोटल हो जाता है 525.06। हमारा ये सब कुछ हो गया। अब मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि मैं मतलब एम कैप जो है वो बोल लो, वो जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मैं कैसे निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट प्राइस करके मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकाली थी। अगर अब मुझे जो है वो ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अगर मान लो मतलब जो है वो हमने माना भी था कि हमारी ओल्ड वैल्यू या फिर बेस वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमने माना नहीं था कि दे रखी थी कि जो है वो 100 है, माना मतलब क्वेश्चन में दे रखा था कि बेस वैल्यू जो है वो आप मान के चलो 100 है। तो न्यू पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले ये समझो कि न्यू वैल्यू जो है वो पोर्टफोलियो की कैसे निकाली जाएगी। देखो न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाली जाएगी। अब न्यू वैल्यू क्या हो गई है पोर्टफोलियो की, वो हो गई है 525.05 हो गई है ना, मतलब 05 कह लो 06 कह लो, ठीक है। लेकिन हम जब चले थे तो हमारी ओल्ड वैल्यू जो है वो कितनी थी, 296.28 थी। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारी क्या जो है वो निकल जाएगी, न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो कितनी हो जाएगी, हमारी न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाएगी 177.22 जो है वो निकल गई। तो हमने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाल ली कि इंडेक्स की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड को फॉलो करता हूँ तो वो कितनी होनी चाहिए, 177.22 जो है वो होनी चाहिए। जो हम जो मतलब मोस्टली जो हम जो पॉपुलर इंडाइसेस जो भी इंडिया के अंदर देखते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, वो जब बनाए गए थे ना, जो अर्लियर जब बनाए गए थे, तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड को जो है वो फॉलो करते थे अपना प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का निकालने के लिए। वो क्या देखते थे कि बाद में जो है वो न्यू वैल्यू जो है वो पोर्टफोलियो की क्या हो गई है प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से, टुडे प्राइस के हिसाब से, तब क्या थी बेस प्राइस के हिसाब से, एंड 100 से मल्टीप्लाई करके वो जो है वो क्या निकाल लेते थे, प्रेजेंट इंडेक्स की वैल्यू जो है वो निकाल लेते थे। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए हमारे को दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी पड़ती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, एक तो न्यू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड एक ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो, एंड हमने इन दोनों मेथड को यूज़ कर अपनी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंडेक्स की निकाल ली। सो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम जो है वो अगले जो है वो अगला जो हमने जो अगला स्टॉक मार्केट इंडाइस का जो टाइप है वो हम जो है वो सीखते हैं। अगला जो है वो टाइप कौन सा था, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। जैसे आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे जहाँ पर जो इक्विटी की होल्डिंग होती है उसको जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो, अगला क्वेश्चन आता है दिमाग में, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टेक होल्डर यहाँ पर आ जाते हैं, प्रमोटर्स वगैरह, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स वगैरह, सभी में जो है वो इक्विटी होल्डिंग को जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इक्विटी होल्डिंग को जो है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब प्रमोटर्स भी होते हैं उस जो है वो बिज़नेस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस भी होती हैं, कॉरपोरेट्स वगैरह ने भी कुछ परसेंटेज जो है वो शेयर होल्ड करा होता है, एंड इंडिविजुअल्स जो है वो उन्होंने भी जो है कुछ परसेंटेज जो है वो शेयर जो है वो होल्ड करके रखा होता है। तो उस जो है वो जो स्टॉक होल्डिंग होती, मतलब जो इक्विटी होल्डिंग होती है वो सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल्स ने नहीं होल्ड करके रखी होती, कुछ परसेंटेज जो है वो कॉर्पोरेट्स ने होल्ड करी होती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो होल्ड करी होती है, कुछ कॉर्पोरेट्स जो है वो, कुछ कॉर्पोरेट्स ने इक्विटी में पैसा लगाया होता है, और कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स वगैरह ने पैसा लगाया होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और अब आपको जो है वो एक बात समझनी चाहिए कि जो मार्केट होती है, मार्केट को जो है वो क्या करना चाहिए, इसको जो है वो सेग्रीगेट करना चाहिए कि जो है वो किसने कितना पैसा लगाया हुआ है, और मार्केट जो है वो किसके बेसिस पर सेग्रीगेट करेगी कि कितना जो है वो रीडली अवेलेबल है ट्रेडिंग के अंदर, उसके बेसिस पर जो है वो क्या कर देगी, वो उसको सेग्रीगेट करेगी। देखो अब आप जो है वो एक बात समझो कि फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है। फ्री फ्लोट का मतलब होता है जो कि अवेलेबल है इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए, कि आप इसमें इमीडिएटली पैसा लगा सकते हो, उसे क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन जो है वो बोला जाता है। मतलब ये जो है वो ऐसा है कि अभी
इसको किसी ने होल्ड नहीं करा हुआ है, ये फ्री फ्लोट है, यहाँ पर इसके अंदर इमीडिएटली ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब इसमें जो है प्रमोटर वगैरह ने पैसा वगैरह नहीं लगाया हुआ है और बाकी सारा एटसेट्रा। तो जो है वो ये जो है उसको क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोट जो है वो कैप फ्री फ्लोट जो है वो बोला जाता है। सो अगर मैं जो है वो निकालूं कि जो भी वेट है हर सिक्योरिटी का, जो भी वेट है जो कि हमने निकाला था फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो उसके बेसिस पर जो मैंने वेट्स निकाला था उसके बेसिस पर अगर मैं इंडेक्स को कंप्यूट करता हूं तो उसे क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स भी जो है वो बोला जाता है। तो जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो निकालूंगा तो मैं जो है वो कौन सी कैपिटल को जो है वो लूँगा और कौन सी कैपिटल के बेसिस पर जो हम वेट्स को कंप्यूट करूँगा, जो फ्री फ्लोट हो रही है। फ्री फ्लोट का मतलब है वो ऐसी कैपिटल होगी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो प्रमोटर वगैरह ने लगाया हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह ने होल्ड करा हुआ है, जो कॉर्पोरेट वगैरह ने होल्ड करा हुआ है, या फिर बाकी अदर जो है वो एटसेट्रा वगैरह ने जो है होल्ड करा हुआ है, वो हटाकर जो फ्री फ्लोट जो मार्केट में अवेलेबल है कि जो है वो आप उसके अंदर जो है पैसा लगा सकते हो, क्योंकि पहले बाकी सारा तो जो है वो ऑलरेडी जो है किसी ना किसी ने होल्ड करके रख लिया है, वो फ्री फ्लोट नहीं है, वो जो है वो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल जो है करने के लिए जो है क्या करा जाता है, इसको जो है माइनस करा जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात नहीं बताई थी कि जो है वो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो शुरू में जब जो है वो डेवलप हुआ था तब वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स पर था, एंड अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो किसके ऊपर आ गए हैं, वो फ्री फ्लोट बेसिस पर जो है वो आ गए हैं। यहाँ पर जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स को जो है वो बेस माना जाता है। इसके बाद में हम जो है वो थर्ड मेथड जो है वो सीखते हैं, थर्ड जो टाइप है वो सीखते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास में आ जाता है प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स जो है वो क्या बोलता है, तो प्राइस वेटेड इंडेक्स एक ऐसा स्टॉक इंडेक्स है जहां पर हर स्टॉक है, जैसे कि जो है वो आप मान लो बहुत सारे स्टॉक के नेम है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, यहाँ पर जो हर स्टॉक है वो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे, वो इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन किसके प्रपोर्शन में करेंगे, प्राइस के प्रपोर्शन में करेंगे। जो उनका प्राइस होगा उसके बेसिस पर वो किसको इन्फ्लुएंस करेंगे, इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जो मतलब ऐसा स्टॉक इंडेक्स जहाँ पर हर स्टॉक जो है, मान लो जो भी मान लो हमारे पास में जो है वो 5 स्टॉक थे, इन रिलायंस का, इन्फोसिस का, या फिर जो है वो आप CX ले लो, DW ले लो, EU ले लो, ये जो है सारे के सारे जो है वो हमारे स्टॉक्स थे। तो ये जो है वो इंडेक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स वगैरह को जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो प्राइस है, जो प्राइस जो है वो चल रहा होगा उसके प्रपोर्शन में जो है वो ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आपके दिमाग में इमीडिएटली एक बात स्ट्राइक कर गई होगी कि जिस स्टॉक का ज़्यादा प्राइस होगा उसको ज़्यादा वेट दी जाएगी। जिस स्टॉक का इनमें से जिस स्टॉक का ज़्यादा प्राइस होगा उसकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज़्यादा जो है वो क्या निकलेगा, ज़्यादा वेट निकलेगा। जिसका ज़्यादा प्राइस उसका ज़्यादा वेट निकलेगा, एंड देयरफॉर उसका इन्फ्लुएंस भी जो है वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो जिसका प्राइस ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा, एंड जिसका वेट ज़्यादा वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा किसको, इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो है वो हमें इसे एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझना है, तो हम जो है वो इसे एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं कि ताकि आपको जो है बेटर क्लैरिटी मिले। मान लो सीरियल नंबर जो है वो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और 5 है, स्टॉक नेम आ जाता है AZBY CX DWEU है। स्टॉक प्राइस जो है वो क्या चल रही है, 1 जनवरी 1995 को 150, 300, 450, 100 एंड 250। एंड शेयर्स की मैं बात करूं तो 20, 12, 16, 30 एंड 8। एंड टुडे स्टॉक का प्राइस जो है वो कितना चल रहा है, 650, 450, 600, 350 एंड 500। अब हम जो है वो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद में हम जो है वो क्या कर लेते हैं, हम जो है वो इंडेक्स को जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। मैं आपको इंडेक्स कंप्यूट करना जो है वो सिखाता हूँ। यहाँ पर जो है कितने थे, एक स्टॉक कितने थे, 5 थे ना, AZBY CX DW और EU। और स्टॉक का प्राइस जो है 1 जनवरी 1995 को, जब वो इंडेक्स जो है वो स्टार्ट हुआ था तब क्या था स्टॉक का प्राइस, वो हमारे को चाहिए होता है, वो है 150,
300 जो दे रखा है 450, 100 एंड 250, मतलब टोटल 1250 हो गया। अब मैं बात करूं कि प्राइस की वेट क्या है, 0.12, 0.24, 0.36, 0.08 एंड 0.2, एंड प्राइस वेटेड प्राइसेस जो है वो क्या है। सो हम प्राइस वेटेड प्राइजेस को जो कैसे निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो तो आपका प्राइस वेटेड प्राइसेस आ जाएगा, वो आ गया 18, 72, 162, 8 और 50, तो टोटल आ गया हमारे पास में 310। आज क्या स्टॉक का प्राइस जो है वो चल रहा है 650, 450, 600, 350 और 500, ठीक है। टोटल कितना हो गया 2550। एंड अगर मैं बात करूं प्राइस का वेट जो है वो कितना होगा, हमारे को प्राइस जो है वो उसका वेट जो है वो निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम जो है वो निकालेंगे कि हम जो है वो टुडे प्राइस जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे, उसके प्रोपोर्शन कितना है 0.254,902, मतलब आप 650 को 2550 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है वो क्या निकल जाएगा, प्राइस का वेट निकल जाएगा। ऐसे सिमिलरली इसका आ जाएगा, ऐसे इसका 0.235294, ऐसे इस वाले स्टॉक का आ जाएगा 0.137255, ऐसे इस वाले का 0.196078। इस कभी के बाद में जो है प्राइस वेटेड प्राइसेस जो है वो आ जाएंगे। प्राइस वेटेड प्राइसेस जो है वो कैसे निकाला जाएगा, जब आप स्टॉक के प्राइस जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है उसे प्राइस वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्राइस वेटेड प्राइस आ जाएगा, मतलब 166, 79, 141, 48, 98, मतलब टोटल कितना आ गया 532। ये हमारा हो गया प्राइस वेटेड प्राइस, मतलब प्राइस को वेट हमने जो है वो क्या करा था, प्राइस जो है वो स्टॉक का प्राइस दे रखा था, उसके बेसिस पे हमने वेट निकाले एंड उसी के बेसिस पर हमने जो है वो क्या निकाल लिया, प्राइस जो है वेटेड प्राइस, मतलब हमने जो है वो जहाँ से चले थे उसी को यूज़ करा है, तो इसीलिए जो है इसे प्राइस वेटेड प्राइस भी जो है वो बोला जाता है। तो हमने स्टॉक के प्राइस को प्रपोर्शन कर दिया प्राइस वेट से। स्टॉक के प्राइस को जब हम प्राइस के वेट से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इक्वेट करते हैं, तो अब जो है वो हमारे पास में, मतलब जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइस वेटेड प्राइस भी जो है वो बोला जाता है। तो हमने जो है वो क्या इक्वेट करेंगे, हमारा जो ये 310 आया था, जो हमारा प्राइस वेटेड प्राइस आया था पहले के हिसाब से, बेस वैल्यू के हिसाब से हैं, तो हम जो है वो कैसे निकाल सकते हो। अब जो है वो कितना आ रहा है 532, तो हम कैसे निकालेंगे 532 अभी का है, लेकिन जब हम चले थे, जो हमें जहाँ से हम चलते हैं वो आप हमेशा याद रखना, वो हम हमेशा नीचे रखते हैं। देखो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तो चेंज को ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर हमारे को कुछ प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकालनी है, करंट वैल्यू निकालनी है, तो हमारे को जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी वो ऊपर रखेंगे, लेकिन जो चीज़ जहाँ से हम चलते हैं ना उसे आप हमेशा नीचे रखना। ये गलती मत करना कि आपको यही नहीं पता कि नीचे क्या रखते हैं। देखो नीचे जो है ना, जब भी जो है वो परसेंटेज चेंज निकाला जाता है तो जो चेंज है अपॉन में जहाँ से हम चले हैं वो लिखते हैं, लेकिन अगर मेरे को करंट वैल्यू निकालनी है तो मैं नीचे क्या रखूँगा, नीचे मैं वो रखूँगा, वो वैल्यू रखता हूँ जहाँ से मैं जो है वो चल रहा हूँ, एंड ऊपर क्या रखूँगा, जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, करंट वैल्यू, मतलब 171.7268 जो है मेरी क्या हो गई, करंट वैल्यू जो है वो हो गई। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जो है वो हम अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप जो है वो आ जाता है इक्वल वेटेड इंडेक्स का, जो है वो टाइप आ जाता है। अगला टाइप कौन सा आ जाता है, इक्वल वेटेड इंडेक्स का। देखो इक्वल वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इक्वली वेटेड इंडेक्स जो है वो कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करता कि कोई लार्ज कंपनी है या फिर कोई स्मॉल कंपनी है, उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं करता कि आप ये सोचो कि कोई जो है वो कोई बड़ी कंपनी है उसको ज़्यादा वेट दें या फिर जो है वो छोटी कंपनी है उसको कम वेट दें, नहीं। इक्वल वेटेड इंडेक्स जो है वो यही जो है वो जो ये मेथोडोलॉजी जो है वो फॉलो करता है, वो ये कहता है कि हम जो है वो कोई जो है वो भेदभाव नहीं करेंगे, भले ही कोई कंपनी लार्ज है या फिर भले ही कोई कंपनी जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो क्या ये जो है वो लार्ज और जो स्मॉल कंपनीज होती हैं इनके बीच में भेदभाव करेगा, नो। इन दोनों को ये क्या करता है, ये इक्वल वेटेज जो है वो देता है। दोनों के दोनों को जो है वो क्या देगा, ये इक्वल वेटेज देगा। इसकी भी 0.5 वेटेज है और इसकी भी 0.5 वेटेज जो है वो रहेगी। मतलब मैं एग्जांपल जो है वो दे रहा हूँ, वैसे जो है सबकी इक्वल वेटिंग रहेगी। आप जो है बात समझ गए होंगे। अब आप जो है वो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस केस के अंदर जो है वो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे। देखो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे,
हर स्टॉक जो भी दे रखे हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे पास में, हम क्या करेंगे, उन सभी के प्राइजेस को जो है वो जो भी उनके प्राइजेस होंगे उन सभी को ऐड कर देंगे। इंडेक्स के अंदर जो भी प्राइजेस होंगे उन सभी प्राइजेस को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास में जो है वो कोई वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी। ये वैल्यू निकाली गई एंड हम जो है वो उसे क्या करेंगे, उसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक से। उसे हम जो है वो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक से। तो मेरी जो है वो क्या वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो है वो निकल जाएगी। तो ये ऐसे जो है वो निकाला जाता है। अब मैं जो है वो आपको इसको एग्जांपल के थ्रू जो है समझाता हूँ। मान लो जो है वो 5 ही थे, 1 2 3 4 5, जैसे एज यूजुअल हम मान ही रहे हैं। और जो स्टॉक का नेम है वो यही है, स्टॉक का प्राइस भी जो है वो यही है, 150, 300, 450, 100 और 250। और नंबर ऑफ शेयर है 20, 12, 16, 30 और 8। ये क्या है, शेयर्स हैं। ये क्या है, स्टॉक का प्राइस है। और टुडे स्टॉक प्राइस जो है वो कितना दे रखा है, 650, 450, 600, 350 और 500, जो कि हम मानते ही आ रहे हैं। तो हम अब ये जो है वो इक्वल वेटेड इंडेक्स के अंदर हम जो है वो कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर बेस लेवल जो है वो इंडेक्स का जो है वो कैसे जो है वो निकाला जाएगा। आप एक काम करो, ये जो सारे के सारा जो प्राइस था इसका टोटल लगा लो। जो टोटल लगाओगे उसको जो है वो 5 से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। 150 प्लस में 300 प्लस में 450 प्लस में 100 प्लस में 250 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 250 हो गया। ठीक है, अब हम जो है वो इसे क्या कर देंगे, 100 से जो है वो इक्वेट कर देंगे, तो हमारा करंट वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। लेकिन हमारे को इसका भी जो है वो निकालना पड़ेगा सेम ऐसे ही करके। 650 प्लस में 450 प्लस में 600 प्लस में 350 प्लस में 500 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 510 हो गया। तो हम करंट वैल्यू जो है वो कैसे निकाल पाएंगे, 510 था, 250 जो है वो शुरू में था। एंड अगर मैं जो है वो ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे को इसको इक्वेट करना है 100 से, तो मेरी करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स जो है वो कितनी निकल गई, 204। तो यहाँ पर हमने सभी को इक्वल वेटेज दिया, तभी जाकर तो हमने इसे 15 से जो है वो डिवाइड करा। इसकी वेटेज भी 15, इसकी वेटेज भी 15, इसकी वेटेज भी 15, इसका वेट भी 15 और इसका वेट भी 15। इसीलिए हमने इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करा। आपको समझ में आ रहा है कि इक्वल वेट जो है वो कहाँ पर लगा, मैंने 5 से डिवाइड करा, इसका मतलब ही ये है कि इक्वल वेट जो है वो मैंने जो है वो डिनोट करा है सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऐसे करके जो है वो इक्वल वेटेड इंडेक्स के अंदर जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है, वो ऐसे करके जो है वो निकाली जाती है। मतलब सबसे पहले आप ये देख लो कि स्टॉक का प्राइस जो क्या चल रहा है 1 जनवरी 1995 को, मतलब जब भी मतलब वो था ऐसे करके निकाला जाता था। जब भी वो तो मतलब बेस जब वो स्टार्ट डेट थी उसकी, तो उसका जो भी स्टॉक प्राइजेस थे हमने उसका एवरेज कर लिया। आज क्या स्टॉक प्राइजेस चल रहे हैं उसका जो है वो आप जो है वो क्या कर लो, मतलब एवरेज कर लो। हर को जो है वो आप इक्वल वेट जो है वो देना। ये मत देखना कि कोई कंपनी इसमें से जो स्टॉक्स हैं इसमें कोई कंपनी बड़ी है कोई छोटी है, ये मत देखना। सभी को इक्वल वेटेज दे दो। यहाँ पर 5 थे तो 1/5 से डिवाइड कर दिया है। अगर मान लो यहाँ पर 6 स्टॉक्स होते तो 1 किस से डिवाइड करते, 1/6 से जो है वो, मतलब 6 से डिवाइड करते ये जो है वो निकालने के लिए। समझ रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों का टोटल नहीं है, यहाँ पर मैंने इन सभी को ऐड करके एवरेज करा है, 5 से डिवाइड करा है। यहाँ पर भी इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड करके ये चीज़ आई है। ठीक है, अब आपको जो मैं एक बात बताता हूँ, जो एक मार्केट इंडेक्स होता है वो जो है वो, अगर मैं जो इंडेक्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह की बात करूँ, यहाँ पर हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो जाता है। अब हमारे को जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स जो है वो पढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करूं कि कौन सा मार्केट इंडेक्स जो है वो अच्छा है होता है, अगर मैं उसकी बात करूं कि कौन सा मार्केट इंडेक्स जो है वो अच्छा होता है, अगर मैं ये बात करूं कि कौन सा मार्केट इंडेक्स जो है वो क्या होता है, अच्छा होता है, वो कैसे पता चलेगा, वो ना 3 एट्रीब्यूट्स के बेस के ऊपर बेस्ड होगा। कितने एट्रीब्यूट्स पर जो है वो बेस्ड होगा, 3 एट्रीब्यूट्स पर बेस्ड होगा। वो एक ऐसा, मतलब हम मार्केट इंडेक्स को जो है वो अच्छा तब कहेंगे अगर वो मान लो वो रिफ्लेक्ट जो है वो कर रहा है, हमारे मार्केट के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम तब हम कहेंगे कि जो है वो क्या है, वो गुड मार्केट इंडेक्स है। तो उसका जो है वो मार्केट बिहेवियर जो है वो मार्केट के बिहेवियर को वो रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए। सेकेंडली वो जो है वो हमारे को, वो जो है वो प्रोफेशनली जो है वो मेंटेन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है वो मेंटेन्ड ही ढंग से नहीं है, किसी को भी जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो जो है वो मिल नहीं रही है और उसको जो है वो इतना सारा कुछ ढूंढना पड़ रहा है। सब कुछ जो है वो ढंग से मिल रहा हो कि उस स्टॉक का प्राइस जो है क्या चल रहा था, कब से वो क्या स्टार्ट डेट हुई है, क्या है,
कहाँ कितनी मूवमेंट हो रही है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तब जाकर उसे जो है वो अच्छा मार्केट इंडेक्स जो है वो बोला जाता है। निफ्टी और सेंसेक्स को क्यों अच्छा बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसे इंडेक्स हैं जो प्रोफेशनली मेंटेन्ड है, जिन्हें जो है वो प्रोफेशनली जो है वो मेंटेन्ड जो है वो किया गया है। और ये हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? ये जो है वो कंप्यूट कौन करता है? ये जो है वो, इसको किसने कंप्यूट करा है? ये थर्ड जो है वो पॉइंट वो आ जाता है। इसको जो है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने जो कंप्यूट करा है, एंड वो फ्री है सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस से, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो है वो ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने जो है वो कंप्यूट करा है। ऐसा नहीं है कि किसी की जोर ज़बरदस्ती जो है वो चल रही है इसके प्राइजेस वगैरह पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो है वो इसको क्या कर रही है? कंप्यूट कर रही है यहाँ पर जो इंडेक्स है उसके प्राइजेस वगैरह या सारी चीज़ें, तब जाकर उसे बोला जाएगा कि जो है वो गुड मार्केट इंडेक्स है। तो उनके अंदर जो है वो ये 3 बातें, खास बातें जो है वो होनी ही चाहिए, तभी जाकर जो है बोला जाता है। इसके बाद हमारे को जो है वो इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब जो है वो सीखने के लिए मिलता है। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है? देखो, लिक्विडिटी जो है वो, अगर मैं बात करूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो कोई चीज़ लिक्विडिटी है या नहीं है, लिक्विडिटी का मतलब है इजीली आप उसे जो सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगर मान लो कोई आपदा आ जाती है, किसी को जो है वो, किसी के ऊपर जो है वो, किसी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हो जाती हैं, एंड उसे पैसों की अभी ज़रूरत है, मतलब समटाइम समथिंग दैट लाइक दैट ओनली, कि लिक्विडिटी है या नहीं, हम जो ये ढूंढते हैं ना। तो अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूँ इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की, लिक्विडिटी है या नहीं है, कि आपको इमीडिएट पैसा चाहिए तो आपको मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ उस कंटेक्स्ट में। कि लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मार्केट जहाँ पर लार्ज ऑर्डर को जो है वो एग्जीक्यूट करा गया है विदाउट मूविंग द प्राइसेस। देखो, जैसे मैं ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाता हूँ कि जो है वो इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब, जैसे मान के चलो आपने जो है वो बाय करी 4 है, और इसकी जो है वो 1000 क्वांटिटी बाय करी, 1000, 2000, 1000, और प्राइस जो है वो क्या था? ये क्या है आपकी क्वांटिटी, और प्राइस जो है वो क्या था तब? 4, 3.90, 3.80 और 3.70। लेकिन जब आपने जो है क्वांटिटी सेल करी तो तब प्राइस जो है 4.50, 4.55, 4.70, 4.75। क्वांटिटी जो है वो कितनी है? 2000, 1000, 500 और 100। और इसका सीरियल नंबर जो है वो मान के चलता हूँ 5, 6, 7, 8 है। अब इसे जो है वो क्या बोला जाता है? ये जो है वो ऑर्डर बुक भी जो है वो बोला जाता है, सौदे की बुक जो है वो बोला जाता है, जहाँ पर बाय और सेल की कोटेशन वगैरह दी होती हैं। कि आपने जो है वो एक ऐसा ऑर्डर जो है वो प्लेस करा जहाँ पर आपने कहा है कि मैं 1000 क्वांटिटी जो है 4 रुपये में जो है खरीदना चाह रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी 3.90 में जो है खरीदना चाह रहा हूँ, 2000 क्वांटिटी 3.80 में जो है खरीदना चाह रहा हूँ, एंड 1000 जो है वो क्वांटिटी जो है मैं 3.70 में जो है वो खरीदना चाह रहा हूँ। ऐसे सेल का जो है वो हो गया, ठीक है। सेल जो है मैं 4.50 में जो है 2000 क्वांटिटी बेचना चाह रहा हूँ, एंड सीरियल नंबर जो है वो है। तो ये जो ऑर्डर की बुक जो दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास में कितने बाय ऑर्डर हैं, कितने आपने खरीदने के सौदे लगा रखे हैं? आपने 4 खरीदने के सौदे लगा रखे हैं। एंड कितने आपने बेचने के सौदे लगा रखे हैं? आपने 4 बेचने के सौदे लगा रखे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो सबसे पहले एक बात और समझा देता हूँ मैं, कि बेस्ट बाय ऑर्डर का मतलब क्या है। बेस्ट बाय का मतलब क्या होता है? कि कम से कम, देखो हमें जो है वो रूल क्या होता है, कम से कम पे खरीदना है, ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना है। तो जो बेस्ट बाय क्या होगा? कि हम कम से कम में खरीदे। तो यहाँ पर आप बताओ कि बेस्ट बाय कौन सा हुआ? बेस्ट बाय जो है वो होगा 3.70 पर, क्योंकि जो है वो कम से कम में खरीदना है, ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना है, हर कोई यही प्रेफर करता है। तो बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो क्या होता है? जिसका लोएस्ट प्राइस होगा, मतलब 3.70, है ना। और बेस्ट सेल ऑर्डर जो है वो क्या है? जो सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जो है वो क्या प्राइस चल रहा है? 4.75 जो है वो चल रहा है। तो जो भी डिफरेंस होगा बेस्ट बाय और बेस्ट सेल ऑर्डर्स के अंदर, उसे जो है वो क्या भी बोला जाता है? बिड आस्क स्प्रेड भी जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? बिड आस्क स्प्रेड भी जो है वो बोला जाता है। बिड आस्क का मतलब यहाँ पर ये जो है वो डिनोट करके चलो कि आपने जिस प्राइस में जो है वो आप खरीदोगे तो वो बिड हो गया, एंड जिस प्राइस में आप जो है वो बेचोगे उसे जो है वो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर डिनोट करा जा रहा है आस्क से। तो इसीलिए जो भी डिफरेंस होता है उसे जो है वो हम बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं। अगर मान लो कोई पर्सन है, वो जो है वो क्या कर रहा है, वो उसने प्लेस करा कि जो है वो एक ऑर्डर, मान लो आप एक पर्सन हो, आपने जो क्या करा कि आपने कहा कि मैं मार्केट बाय ऑर्डर जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ, कितने शेयर्स का? 100 शेयर्स का जो है वो ख़रीदना चाहता हूँ।
आपने सौदा लगाया कि मेरे को 100 शेयर जो है वो खरीदने हैं, तो इसको जो है वो मैच करा जाएगा कि बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर जो भी होगा उसके अगेंस्ट जो है वो क्या करा जाएगा, मैच करा जाएगा। अगर मैं बात करूँ ना वैसे कि जो है वो बेस्ट अवेलेबल बाय ऑर्डर जो है वो, आप ये सोचो कि ये तो वैसा हो गया, लेकिन अगर मान लो ये देखा जाए कि प्रॉफिट जो है वो कहाँ पर मैक्सिमाइज होगा, तो वो बेस्ट पॉसिबल बाय ऑर्डर उस केस में क्या हो जाएगा जिसका बाय प्राइस जो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, एंड जहाँ पर सेल ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 4 और 4.5 जो है वो लिया जाएगा, ये देखने के लिए कि डिफरेंस जो है वो कितना है बेस्ट बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में। तो 0.50 का हो जाएगा, 4.50 माइनस में 4। तो यहाँ पर बाय जो है वो क्या लिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पर हमारी चीज़ जो है वो हम खरीदें, और मतलब हम खरीदें, मतलब वो जो है वो जो सामने वाला सेलर ये सोच रहा है कि सामने वाला जो है वो क्या करे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर खरीदे, और हम वो जो जो बेच रहा है वो यही सोच रहा है कि क्या करे वो कम से कम में, मतलब जो बेच नहीं रहा है, जो खरीद रहा है वो तो क्या सोच रहा है, बेस्ट सेल ऑर्डर उसके लिए क्या होगा कि जो है वो कम से कम में जो है खरीदे। तो बेस्ट सेल ऑर्डर जो है वो उस केस में क्या हो जाता है कि कम से कम वाली क्वांटिटी जो है होती है, और बेस्ट बाय ऑर्डर जो है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो आपने 100 शेयर्स का जो है वो ऑर्डर लगाया, उस आपने कहा कि मेरे को ख़रीदना है, इसको मैच करा जाएगा जो बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर है 4.5 रुपये से। अगर आप मान लो 100 शेयर्स को जो है वो खरीदते हो 4.5 रुपये में, आप जो है वो यही चाहोगे ना कि आप जो है वो सेल ऑर्डर, जो कि मतलब जो सामने वाले सेलर ने इतनी सारी कोटेशन दी हुई हैं, तो आप जो है वो इसको खरीदना चाहोगे 4.5 पे। ऑब्वियस सी बात है, आप 4.75 में तो थोड़ी खरीदना चाहोगे। आप जो है वो आपके लिए बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर जो है वो क्या है, 4.50 है। सिमिलरली अगर मान लो आप जो है वो प्लेस करते हो कि मार्केट सेल ऑर्डर जो है प्लेस करते हो 100 शेयर्स का, तो उसको मैच करा जाएगा बेस्ट अवेलेबल की जो है वो लोगों ने कि कौन लोग कह रहे हैं कि हम इसको 4 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, 3.9 में, 3.8 में और 3.7 में इस पे खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या सोचोगे, आप ये कहोगे कि मैं तो इसे 4 रुपये में जो है वो बेचने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर आपका बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है वो क्या निकाला गया, ये 4 निकाला गया और ये 4.5 निकाला गया, और इन दोनों के बीच में गैप 4.50 का निकाला गया है। अगर मान लो जो पर्सन है वो बाय करता है 100 शेयर्स को और उसको इमीडिएटली बेच देता है, तो उसको कितना लॉस हो जाएगा बताओ। अगर मान लो वो जो है वो क्या कर रहा है, वो बाय करता है 100 शेयर और उसे इमीडिएटली बेच देता है, तो उसे कितने का लॉस होगा, 50 का लॉस होगा, क्योंकि उसके पास में कितने शेयर से 100 इंटू में 0.50, मतलब उसको कितने का लॉस हो जाएगा, 50 का जो है वो लॉस हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए वो जो बेस्ट अवेलेबल सेल ऑर्डर जो है वो कितने का होगा, 4.50 का होगा। मतलब वो जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो खरीदेगा 4.50 में और बेचेगा उसे 4 में। तो जब हम खरीदते बहुत महंगे में है एंड बेचते कम में है, तो उसे क्या बोला जाता है, लॉस बोला जाता है। क्योंकि वो जो है वो अगर वो 100 शेयर्स को इमीडिएटली खरीदता है और फिर उसे बेच देता है, देखो इमीडिएटली वो खरीदने के लिए कहेगा, वो किस प्राइस पे खरीदेगा, ये सेल ऑर्डर्स हैं, सामने वाले सेलर्स ने ये लगाया हुआ है, तो अब वो किस में खरीदने की कोशिश करेगा, 4.50 में। और जो है वो उसे बेचेगा कितने में, बेचने का जो है वो 4 में। तो 4.5 में खरीदा, 4 में बेचा, तो 0.50 का जो है वो क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा। और 0.50 इंटू में 100 शेयर उसने होल्ड करे हुए थे, तो कितना का लॉस हो जाएगा, 50 का लॉस हो जाएगा। तो ये जो स्प्रेड होता है इस, और ये जो डिफरेंस होता है, इसको जो है वो हम बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, बिड आस्क स्प्रेड भी बोलते हैं। और ये जो स्प्रेड होता है इसे जो है वो क्या बोलता जाता है, इसे जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जो है वो बोला जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो किस चीज़ की है कि मार्केट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको जो है वो ये अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो है वो हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम जो है वो ये समझते हैं, मान लो अब जो है वो एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, वो बाय कर रहा है और जो है वो कितने शेयर जो है वो बेच रहा है, 3,000 शेयर जो है वो बेच रहा है। तो सेल ऑर्डर जो है वो कैसे हिट करेगा फॉलोइंग ऑर्डर्स को, फॉलोइंग बाय ऑर्डर्स को, वो हम देखते हैं। हमारे पास में जो है वो 3 है, क्वांटिटी मान के चलो 1000, 1000 एंड 1000 है। प्राइस जो है वो चल रहा है 4, 3.90, 3.80। और बाय ऑर्डर जो है वो उसने जो है वो बाय ऑर्डर ने जो उसने जो क्या कहा कि मैं जो है बाय करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद में 3,000 शेयर्स बेचना चाहता हूँ। तो बाय ऑर्डर जो उसका है 3,000 शेयर्स को बाय करने का, वो कैसे हिट करेगा, आप ये देखो। देखो
वो जो है वो सेल ऑर्डर को जो है वो कैसे हिट कर रहा है, जो कि मेरे सेल ऑर्डर से उसकी जो 2000 क्वांटिटी है वो जो है वो कितने प्राइस पर जो है वो निकलेगी, 4.5 पर, और 1000 क्वांटिटी 4.55 पर जो है वो निकलेगी। यहाँ पर जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो 3000 शेयर्स के अंदर अगर मान लो हम जो है वो करेंगे, वहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेफिनेटली सी है बात कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं 100 शेयर्स की बात कर रहा था पहले, और अगर मैं जो है 3000 शेयर्स की बात करूँगा, तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो बिड आस्क स्प्रेड होता है, ये क्या कन्वे करता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ट्रेड की। अब हम जो है वो ये सीखते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है। इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब जानने के लिए हमारे को जो है वो हम जो है वो इसको ऐसे समझते हैं, हमारे को सबसे पहले जो है वो आइडल प्राइस जो है वो निकालना पड़ेगा। आइडल प्राइस जो है वो कैसे निकाला जाता है, जो बेस्ट बिड प्राइस होगा, जहाँ पर बेस्ट जो है वो बाय करा जा रहा है उसको ले लो, एंड बेस्ट ऑफर प्राइस मतलब सेल का प्राइस जो है वो ले लो। मान के जो है वो चलो बेस्ट बाय और जो है सेल ऑर्डर का जो है वो गैप जो है वो हमने जो है वो 4 और 4.5 निकाला था, इन दोनों को एवरेज कर दो, कितना हो गया हमारा इन दोनों का एवरेज, 4.25 हो गया। दोनों को मतलब इक्वल वेटेज 1.1/2 1/2 की। देखो बेस्ट बाय ऑर्डर और बेस्ट सेल ऑर्डर तो जो है वो आपको मैंने बता ही दिया है, बताया ही है कि 4 है और 4.50 है, ये नहीं है 4 और 4.50 है ना। तो इसका एवरेज जो है वो कैसे निकाला जाएगा, 4.25। अगर मैं इन इनफाइनाइटली लिक्विड मार्केट की बात करूं, तो अगर मैं जो है वो बात करूं इनफाइनाइटली लिक्विड मार्केट की, तो वहाँ पर एक बात जो है वो पॉसिबल है कि हम जो है वो लार्ज ट्रांजेक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय प्राइजेस पर भी और सेल प्राइजेस पर भी, जो भी किसके क्लोज होंगे, जो हमने एवरेज प्राइस निकाला है उसके बहुत ही क्लोजर होंगे। लेकिन जब आप एक्चुअली में जो है वो ट्रेडिंग करते हो, तो आपको जो है ना ये 4.25 जो है वो नहीं देना होता कि आप जो है वो ये देख लो कि आपका जो है वो एवरेज जो है वो दोनों का एवरेज जो है वो निकाला, जो आपने बेस्ट बाय और बेस्ट सेल ऑर्डर का जो एवरेज निकालते हो ना, ऐसा एक्चुअल में जब आप ट्रेडिंग करोगे तब जो है वो आपको जो है ये 4.25 पर शेयर है ना, इससे ज़्यादा जो है वो पे करना पड़ता है। जब आप खरीदोगे ना, तो आपको ये 4.25 पर शेयर से ज़्यादा करना पड़ता है, एंड जब आप रिसीव करोगे तो आपको 4.25 पर शेयर से कम में आप रिसीव करते हो, जब आप एक्चुअली में जो है वो ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको क्या जो है वो चीज़ें देखने के लिए मिलती है, डिग्रेडेशन जो है वो देखने के लिए मिलती है। जो भी आइडल प्राइस है, जो कि आपने आइडल प्राइस जो है वो निकाला है, जो भी आइडल प्राइस है उससे आपको डिग्रेडेशन जो है वो मिलता ही है, क्योंकि आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, जो आपको 4.25 से जो है वो कम में पैसा जो है वो रिसीव हो रहा है, तो आपको डिग्रेडेशन जो है वो मिलती है। जब आप शेयर जो है खरीदते भी हो और जो है वो बेचते हो, दोनों ही जो है केसेस के अंदर आपको डिग्रेडेशन जो है वो मिलती है। और इसी जो है वो इसी को जो है क्या बोला जाता है, इसी को जो है वो इम्पैक्ट कॉस्ट भी जो है वो बोला जाता है। और इम्पैक्ट कॉस्ट होती है वो वेरी करती रहती है, आपका जितना ट्रांजेक्शन जो है वो बड़ा होता है उतना ही जो है वो आपकी जो है वो क्या होती रहेगी, जितना जो है वो आपका ट्रांजैक्शन का जो है वो साइज़ होगा, जैसे जैसे वो वेरी करता रहेगा, इम्पैक्ट कॉस्ट भी तो आपकी वेरी करती रहेगी, वो कौन सा स्टेबल रहने वाली है, वो भी वेरी करती रहेगी। और ये जो है वो ये जो है वो डिफरेंट रहेगी, बाय साइड पर जो है वो डिफरेंट रहेगी और सेल साइड पर भी जो है वो डिफरेंट रहेगी। आइए जो है हम इसे जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं। जैसे मान लो आपने जो है वो कहा कि आपने बाय करी क्वांटिटी 1000, 2000, 3000, एंड आपका बाय का प्राइस जो कितना है, 9.80, 9.70, 9.60, एंड सेल का प्राइस जो कितना है, 9.90, 10.10। सेलिंग क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 1000, 1500 एंड 1000। अगर मान लो आपको 1500 शेयर जो है वो ख़रीदने हैं, तो 1500 शेयर जो है वो ख़रीदने के लिए मैंने आपको बाय ऑर्डर, हाँ मतलब जो सबसे बेस्ट बाय ऑर्डर और बेस्ट सेलिंग ऑर्डर जो है निकालना सिखा रखा है। बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो क्या होता है, जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस होगा, ठीक है, वो 9.80, एंड बेस्ट सेल ऑर्डर, बेस्ट वो जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका 9.90 होगा, जिसका जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो इसका आप आइडल प्राइस जो है कैसे निकाल पाओगे, आइडल प्राइस निकालने के लिए आप इन दोनों को एवरेज कर दो।
9.85 आ गया। और आपने एक्चुअली में जो है वो आप शेयर को कैसे बाय करोगे, एक्चुअली में जो है वो आप बाय कर रहे हो, आप ये देखो, आपने जो है वो कहा कि मेरे को जो है वो ख़रीदना है, तो सबसे पहले जो है वो आप क्या करोगे, जो 1000 क्वांटिटी है उनको जो है वो ख़रीदोगे 9.9 पर, और जो 500 क्वांटिटी होंगी उन्हें जो है वो आप किस पर जो है ख़रीदोगे, 10 रुपये पर जो है वो ख़रीदोगे। 1000 क्वांटिटी 9.9 में, 500 क्वांटिटी 10 में, एंड आपने कितनी क्वांटिटी जो है वो ख़रीदी है, 1500, तो 9.93 हो गया। तो इम्पैक्ट कॉस्ट, अगर मैं जो किसके कितने शेयर्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं 1500 शेयर्स के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब इम्पैक्ट कॉस्ट में 1500 शेयर्स की निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। मैं जो है वो क्या करूँगा, 9.93 जो है वो लेऊँगा, 9.93 और 9.85 है, इन दोनों में जो है वो कितना चेंज है उसको मैं ऊपर रख दूंगा। मैं कहाँ से चला था, वो था 9.85, वो नीचे रख दूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर कर मेरा जो है वो आ जाएगा, इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो आ गई 0.84%। इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी आ गई, 0.84% जो है वो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट आ गई। तो मैंने यहाँ पर आपको इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो निकाला, सिखाया। यहाँ पर मैंने जो है कितना जो है किसका एग्जांपल जो है वो लिया था, यहाँ पर मैंने जो है वो क्या नाम है, मैंने जो है वो 1500 शेयर्स के हिसाब से जो है मैंने इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो निकाली थी। सो यहाँ पर हम जो है वो हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है इम्पैक्ट कॉस्ट का। अब हम जो है वो इंडेक्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ते हैं। देखो, अब हमारे को जो है वो अगला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना है, इंडेक्स मैनेजमेंट का। वेट अ सेकेंड, अब हम जो है कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट का। देखो, जब भी एक इंडेक्स को बनाया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, एंड उसको जो है वो रिवाइज करा जाता है, वो जो है वो कौन जो है वो करती है। आप ये सोच रहे हो कि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि जो है वो इसको जो है वो मैनेज कौन करता है, इसको मेंटेन और इसको रिवाइज वगैरह कौन करने का काम करता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जो कि इसको जो है वो मेंटेन करती है, इसको रिवाइज करती है और इसको कंस्ट्रक्ट करती है। जैसे कि मैं मान के चलो, जो NSE इंडाइसेस हैं उसको एक सेपरेट कंपनी जो है वो मेंटेन करती है, NSE इंडाइसेस लिमिटेड जो है वो मेंटेन करती है। जो NSE इंडाइसेस होते हैं ना, आप ये सोचते होगे इन NSE इंडाइसेस को कौन मैनेज और मेंटेन करता है, उसको एक सेपरेट कंपनी जो है वो मेंटेन करती है, NSE इंडाइसेस लिमिटेड जो है वो मेंटेन करती है। जब भी इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन होता है, वो किस बात पर जो है वो डिसाइडेड होता है, वो हमेशा जो है वो सब कुछ जो है वो इस बात पर होता है कि हम जो है वो चूज़ करें कि जो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, एंड डिसाइडेड करें कि जो है वो इंडेक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से वो इंडेक्स को वो कैलकुलेशन वगैरह कैसे करता है, वो इस चीज़ों पर जो है वो डिपेंडेंट होता है। और अगर मैं मतलब मैंने यहाँ पर आपको ये बताया ना, इंडेक्स मैनेजमेंट जो है वो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम जो वो चूज़ कर पाएँ कि कौन सा इंडेक्स स्टॉक लेना है, एंड डिसाइड ढंग से कर पाएँ कि इंडेक्स की कैलकुलेशन की मेथडोलॉजीज जो है वो क्या इंडेक्स जो है फॉलो करता है, कैलकुलेशन मेथडोलॉजी, उसको बोला जाता है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि मैं एडजस्ट कर दूं, अगर मान लो मैं इंडेक्स को एडजस्ट कर देता हूं कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए, तो उसको जो है मेंटेनेंस बोला जाता है। कि जैसे मान लो कोई जो है वो बोनस इशू है, कोई भी राइट इशू है, कोई भी स्टॉक स्प्लिट्स हो रहे हैं, कोई भी कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई भी मर्जर वगैरह हो रहा है, इसे जो है वो क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस बोला जाता है। तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, आप जो है वो अपने इंडेक्स को एडजस्ट कर रहे हो, जो भी जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट एक्शन जो है वो चल रहे हैं, कोई बोनस इशू निकल गया, कोई राइट इशू निकल गया है, कोई जो है स्टॉक स्प्लिट्स हो रहे हैं, कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इसको जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडेक्स पर, उसको भी जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेनेंस का मतलब ये है, क्योंकि जो है वो ये नहीं होता कि सब कुछ स्टेबल चला जा रहा है, कभी बोनस इशू निकल जाता है, कभी जो है वो स्टॉक स्प्लिट्स जो है वो कर देती है कंपनी, कोई कंपनी जो है वो राइट इशू जो है वो कर देती है। तो स्टॉक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स जो हैं इंडेक्स पे ट्रेड हो रहे हैं, उसको जो है वो उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हलचल होती रहती है, किस किस रीजंस की वजह से, स्टॉक स्प्लिट्स के, बोनस इशू है, कंसोलिडेशन है, मर्जर्स हैं, इन सभी के रीजंस की वजह से जो है वो क्या होती रहती है, इंडेक्स के अंदर मूवमेंट्स होती रहती हैं। एंड रिवीजन ऑफ इंडेक्स जो है वो डील किससे करता है, कोई भी चेंजेस जो भी कॉम्पोजिशन के अंदर होगा, रिवीजन जो है वो, अगर मान लो इंडेक्स जो है वो रिवाइज होता रहता है, आपको भी पता है कि इंडेक्स जो है वो रिवाइज होता रहता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इंडेक्स के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है। मान लो पहले कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे, अब जो है वो उसकी जगह जो है वो पहले रामलाल भी जो है ट्रेड हो रहा था,
लेकिन अब रामलाल को हटा के जो है वो क्या कर दिया गया है, दूसरा कंपनी का शेयर कर दिया, क्योंकि बेकार था, उसको जो है वो वहाँ से हटा दिया गया लिस्टिंग वगैरह से। तो कंपोजिशन जो है वो इंडेक्स का भी जो है वो चेंज होता रहता है, सम एग्जिस्टिंग स्टॉक को रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू वन से, क्योंकि जो है वो क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो रामलाल के शेयर लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जिस चीज़ को लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या उसे उसे जो है वो इंडेक्स पे जो है वो रखा जाता है? नहीं भाई, इंडेक्स के अंदर वही सिक्योरिटीज़, वही जो है चीज़ें जो है वो रखी जाती हैं, वही स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती हैं जिसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं। मान लो आप मार्केट पार्टिसिपेंट हो, तो ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पर ही तो डिसाइड किया जाता है। आप हो, बाकी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी के बेसिस पर जो है वो ये देखा जाता है कि लोग जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। जिस चीज़ को लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे वही तो जो है चीज़ रखी जाएगी। मार्केट इंडेक्सेस के अंदर भी यही होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे को जो है वो मार्केट कंस्ट्रक्शन और मार्केट जो है वो मेंटेनेंस का मतलब थोड़ा सा और समझाओ। देखो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन और इंडेक्स मेंटेनेंस का मतलब, सबसे पहले हम जो है वो ये समझ लेते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। देखो, कोई भी अगर मान लो इंडेक्स अच्छा है, तो कोई भी इंडेक्स अगर मान लो कह लूँ मैं कि कोई भी इंडेक्स जो है वो अच्छा है, वो कब मैं कहूँगा कि कोई भी इंडेक्स जो है वो अच्छा है? कोई भी इंडेक्स को अच्छा तभी कहा जाएगा जब वहाँ पर ट्रेड ऑफ होगा डाइवर्सिफिकेशन के अंदर और लिक्विडिटी के अंदर। अब आप ये पूछोगे कि वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कि अच्छा बिहेवियर, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर कैसा है, वो रिप्रेजेंट करता है। एंड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमारे को जो है वो हम जो है वो एक जो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसा ना लगाकर, अगर हम बहुत सारी जगह पैसा लगाएंगे तो हमारा रिस्क का रिड्यूस होने का चांस जो है वो कम हो जाता है। मतलब रिस्क जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिस्क रिड्यूस हो जाता है? ऐसा तो थोड़ी होगा कि मतलब आपने जो रिलायंस का शेयर का प्राइस लगा दिया, रिलायंस में भी पैसा लगाया, इन्फोसिस में भी लगाया, ऐसे गोल्ड में भी लगाया, इन सभी चीज़ों में लगाया, तो सभी का प्राइस जो है वो एक साथ नीचे गिर जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसा होता है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमारे को रिड्यूस करने में मदद करता है रिस्क को, क्योंकि एक का जो रिस्क होता है वो ऑफसेट हो जाता है। अगर आपको इस पोर्टफोलियो के अंदर होता ही ऐसा है कि अगर आपने कहीं पर जो है वो कहीं पर आपको लॉस हो रहा है, तो कहीं पर आपको गेन से जो है वो सेट ऑफ होकर आपको जो है वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये जो है वो हम जो है वो इंडेक्स जो है वो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। जो स्टॉक्स होते हैं इंडेक्स के अंदर, वो चूज़ करे जाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैटर्स के बेसिस पर जो है स्टॉक्स को जो है वो चूज़ करा जाता है। आप ये सोचते होंगे कि स्टॉक्स कौन, इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स जो भी ट्रेड हो रहे हैं वो कैसे चूज़ करे जाते हैं? वहाँ पर चूज़ करने का एक प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स होते हैं। अगर किसी भी कंपनी को अपना स्टॉक जो है वो इंडेक्स पर ट्रेड कराना है, तो उसको ये प्री डिटरमाइंड क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स दोनों के दोनों जो हैं वो सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये जो पैरामीटर्स हैं ये कौन जो है वो हम जैसे लोग जो हैं वो पैरामीटर डिसाइड करते हैं? नहीं, इसको लेट डाउन जो है वो कौन करता है? इसको जो है वो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है वो लेट डाउन करते हैं। इसे कौन लेट डाउन करता है माय डियर फ्रेंड्स? इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है वो लेट डाउन करते हैं। एक बार जो है वो स्टॉक जो है वो सेटिस्फाई कर देगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो इंडेक्स के अंदर जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रखा जाएगा, उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। जनरली फाइनल डिसीजन की इंक्लूड करके रखना है या फिर रिमूव करना है सिक्योरिटी को, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनल डिसीजन कि उसको इंक्लूड करना है नहीं करना है, इसको जो है वो इसको भी डिसाइड करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाई गई है। उस स्पेशलाइज्ड कमेटी को जो है वो इंडेक्स कमेटी भी जो है वो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स कमेटी भी जो है वो बोलते हैं। ये भी एमसीक्यू के अंदर आ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स कमेटी बोलते हैं। एंड पैरामीटर्स को जो है वो कौन लेट डाउन करता है? इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है वो लेट डाउन करता है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स की रिवीजन। देखो, कोई भी मेंटेनेंस है या फिर कोई भी इंडेक्स की रिवीजन है, ये कैसे जो है वो करा जाएगा कि जो है वो इंडेक्स के अंदर जो भी जो है वो मतलब मेंटेन करना और रिवीजन करना, ये सारा का सारा एक मैथमेटिकल फार्मूलेज वगैरह, जो बहुत सारे मैथमेटिकल फार्मूलेज वगैरह होते हैं उसके थ्रू जो है वो करा जाता है। मतलब हमारा इंडेक्स जो है वो कंपेरेबल रहे सारी की सारी जगह पर, तो इंडेक्स को जो है वो क्या
इंडेक्स के अंदर जो भी हलचलें हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बोनस हो रहा है, कोई भी जो है स्टॉक स्प्लिट्स वगैरह हो रही हैं, कोई भी जो है वो कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि डिविडेंड जो है वो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग इवेंट्स हो रहा है, इन सभी का इफेक्ट स्टॉक पर डालना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक पर इफेक्ट डालने का मतलब ही क्या है यार, हमारे को जो है वो ये सारा इंडेक्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो इंडेक्स का मेंटेनेंस है वो कैसे ट्रिगर हो रहा है, वो कैसे जो है वो हिल विल रहा है, वो किसके थ्रू जो वो हिल रहा है, होता है कॉर्पोरेट एक्शंस के थ्रू जो है वो हिल रहा होता है, चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं। इंडेक्स रिवीजन जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है ताकि जो है वो क्या करा जा पाए, इंडेक्स को जो है वो मोस्ट वाइब्रेंट लॉट ऑफ सिक्योरिटीज़ के हिसाब से एडजस्ट करा जा पाए। अब आप जो है वो ये पूछोगे कि मेजर इंडाइसेस जो है वो इंडिया के अंदर कौन से होते हैं। S&P BSE इंडेक्स, BSE सेंसेक्स होता है, निफ्टी वगैरह। S&P जो है वो BSE मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट F50, S&P BSE 100, निफ्टी 100, S&P BSE 200, निफ्टी 200, ये सारे के सारे जो है वो पॉपुलर हैं। इतने सारे जो है वो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जो है वो फ्यू पॉपुलर जो है वो इंडाइसेस जो है वो दे रखे हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि ट्रेडिशनली जो इंडाइसेस होते थे उसको जो है वो किस लिए यूज़ करा जाता था। पहले जो इंडाइसेस होते थे उसको ये देखने के लिए यूज़ करा जाता था कि स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ है, क्या वो अपवर्ड मूव कर रही है, वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, उसके लिए जो है वो यूज़ करा जाता था। लेकिन जो है वो अब फ्यू एप्लीकेशन जो है वो इमर्ज हुई है इन्वेस्टमेंट फील्ड की, वो कौन सी हैं, 3 हैं। इंडेक्स जो है वो फंड्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आ जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्सचेंज इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स का मतलब है वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर हमारे पास में जो इंडेक्स होता है उसको जो है वो यूज़ करा जा रहा है एक अंडरलाइंग एसेट की तरह। इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर्स जो होते हैं वो बहुत ही, उनको मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माना जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग किस में होती है, आपसे कोई पूछे तो इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स जो है वो यूज़फुल जो है वो माने जाते हैं, किसी लिए जो है वो माने जाते हैं, अगर मान लो कोई आपको मार्केट रिस्क को हेज करना है, उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़फुल किस चीज़ को माना जाता है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स को जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। देन हमारे पास में आ जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब है ये यहाँ पर ये सिक्योरिटीज़ का बास्केट है, बहुत सारे सिक्योरिटीज़ का बास्केट है जो कि ट्रेड हो रही हैं, लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स वगैरह जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रही हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ उसके कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, क्योंकि ये जो है वो कहाँ पर बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ये इनकी ट्रेडिंग जो है वो कहाँ पर होती है, स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। सिंस ये जो है वो एक्सचेंज पर जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इंट्राडे जो है वो ट्रेडिंग भी जो है पॉसिबल है, सेम डे पर खरीदना एंड सेम डे पर बेचना। हाँ, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग भी जो है वो पॉसिबल होती है, सेम डे पर खरीदना एंड सेम डे पर बेचना वो भी पॉसिबल होता है। और ये जो है वो एक बास्केट ट्रेडिंग की तरह जो है वो यूज़ करा जाता है, स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की तरह। फर्स्ट ईटीएफ जो है वो कौन सी थी इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के अंदर आ जाता है कि कौन सा फर्स्ट ईटीएफ था इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, वो था निफ्टी BEES, जो कि किसने इंट्रोड्यूस करा था, बेंचमार्क म्यूचुअल फंड ने जो है वो इंट्रोड्यूस करा था दिसंबर 2001 के अंदर। एंड प्रूडेंशियल ICICI जो म्यूचुअल फंड है जो उसने उसने इंट्रोड्यूस करा था स्पाइस को जो है वो जनवरी 2003 के अंदर, जो कि फर्स्ट ईटीएफ है। फर्स्ट ईटीएफ जो है वो सेंसेक्स पर कौन सा था, स्पाइस। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईटीएफ इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर जो है वो कौन सा था, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो है वो निफ्टी बेस था। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है हमारे पास इंडेक्स फंड्स का मतलब क्या होता है। इंडेक्स फंड्स का मतलब ये है कि ये ऐसे फंड्स हैं जो कि इन्वेस्ट जो है वो किसके अंदर कर रहे हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न्स कमाने का, जो रिटर्न जो इंडेक्स पर मिल रही है। ये जो फंड्स हैं ये इन्वेस्ट किसके अंदर करते हैं, ये जो फंड्स होते हैं इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो स्टॉक इंडेक्स स्टॉक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना प्रपोर्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है उसके प्रपोर्शन में ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा, इतना 0.30 0.40, तो ये जो है वो इन्वेस्ट करते हैं जितना प्रपोर्शन होगा।
यहाँ पर एक ट्रैकिंग एरर का जो है वो हमारे को जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने के लिए मिलता है। सेंसेक्स इंडेक्स वन जो है वो सिमिलर रिटर्न जो है वो उनको वहाँ पर मिलता है हमारे को, जैसा कि सेंसेक्स इंडेक्स पर मिलता है, लेकिन कब नहीं मिलता, ट्रैकिंग एरर के केस में नहीं मिलता। और ट्रैकिंग एरर जो है वो क्यों आता है, क्योंकि फंड के मैनेजमेंट के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वजह से कुछ ट्रैकिंग एरर जो है वो आ जाता है, बहुत एक्यूरेट जो है वो नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर एक ट्रैकिंग एरर का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये इंडेक्स फंड जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको जो है वो बस एक बात रिकॉल कराना चाहता हूँ कि बेस्ट बाय ऑर्डर एंड बेस्ट सेल ऑर्डर में जो है वो आप कंफ्यूज मत होना कि बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो क्या होगा और बेस्ट सेल ऑर्डर जो है वो क्या होगा। वो आपको जो है वो ढंग से जो है वो देखना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जो मैंने आपको जब लेटर स्टेज में जब आपको ढंग से समझाया था ना, तब वहाँ से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मान के चलो, आप जो है वो कोई भी लॉट्स वगैरह जो है वो देखते हो, तो उसके अंदर जो है वो बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो हमेशा जो है वो क्या रहता है, वहाँ पर हमेशा जो है वो बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो हमेशा वही प्राइस जो है वो रहता है। देखो, बेस्ट बाय ऑर्डर का मतलब होता है जिसका प्राइस सबसे कम होगा। आप हमेशा जो है वो कोशिश क्या करोगे, कम से कम में खरीदने की कोशिश करोगे। एंड यहाँ पर हमारे पास में मतलब बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो होना तो ये चाहिए, लेकिन बेस्ट बाय ऑर्डर का मतलब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, जो बाय प्राइजेस दे रखे होंगे वहाँ पर आप जो है वो सबसे ज़्यादा देखो कि आप ये जो है वो, क्योंकि जो है वो जो सेलर होगा, सेलर के एंगल से सोचा जाता है कि जो है वो सेलर जो है उसे सबसे ज़्यादा में बेचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो हमने जो है वो ये वाला एग्जांपल जो लिया था, यहाँ पर क्या हो गया था 4, एंड बेस्ट सेल ऑर्डर जो है वो क्या हो गया था, वो जो है वो ज़्यादा से वो जो है वो आप जो वो बायर के एंगल से सोचा जाता है कि जो है वो आप सबसे कम में जो खरीदना चाहोगे तो वो 4.50 जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे निकाला जाता है। आप जो है वो जो सामने वाला सेलर है वो से जो है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना चाहेगा, तो बेस्ट बाय ऑर्डर जो है वो क्या होगा आपके लिए, जो है वो क्या होगा 4 होगा आपके लिए, लेकिन वो सेलर के एंगल से सोचा जा रहा है 4, और जो है वो बेस्ट सेल ऑर्डर जो है वो अकॉर्डिंगली ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट बाय ऑर्डर एंड बेस्ट सेल ऑर्डर जो है वो खत्म हो गया, और हमारा मतलब ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, मतलब लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।